Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you're liking my videos of class 9, 10, 10. Please do not hesitate in suggesting me what changes do you expect to make my video more interactive and student friendly. You can always write in the comment section if you want anything from in-text exercise or any diagrams to be included. मैं कोशिश करती हूँ एक चैप्टर को 2 या 3 वीडियोस में समझाने की, अपने वीडियोस को शॉर्ट रखने की, पॉइंट्स में समझाने की और एनसीईआरटी फॉलो करने की। आप मेरे वीडियो में अगर कोई चीज लगता है आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करके पूरे वीडियो को देखिएगा। फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू गिव यू आंसर ऑफ दैट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 का, विच इज चैप्टर 6 इन द न्यू बुक्स। मैंने लाइफ प्रोसेस को भी अपने पुराने वीडियो में चैप्टर 6 लिख दिया था अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ सिस्टम्स आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड, नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, रिफ्लेक्स एक्शन, structure and function of brain, hormones in animals, coordination in plants, both nastic and tropic movements facilitated by chemical coordination and hormones. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस ऑर्गेनिज्म में है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ऑल दिस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये एक रेगुलर बेसिस पर सिस्टमैटिक वे से एक ऑर्गेनिज्म में चलती रहती है। तो हाउ दिस लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल एंड आपस में इनका कैसे कोऑर्डिनेशन होता है कि ये सभी प्रोसेसेस एक ही टाइम पे एक ऑर्गेनिज्म में चलती हैं, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स शो करता है और एक ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करता है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ऑल्सो। अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज होता है उस स्टिमुलस के कारण वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ये मूवमेंट्स कंट्रोल होते हैं बाय द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। एनिमल्स में ये मैनेज होता है बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंड प्लांट्स में ये मूवमेंट कंट्रोल होते हैं बाय हार्मोन्स एंड केमिकल सिक्रेशंस। हमने क्लास 9 में टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स और नर्व सेल्स में होते हैं रिसेप्टर्स विच आर सेंसरी। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे हमारी आंखों में रिसेप्टर्स ऑफ लाइट है जिन्हें हम ऑप्टिक रिसेप्टर्स कहते हैं, हमारी नाक में रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल है जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं, कानों में साउंड रिसेप्टर्स हैं जिन्हें हम ऑडिटरी रिसेप्टर्स कहते हैं, रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट इन आवर टंग जिन्हें हम गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं, एंड रिसेप्टर्स ऑफ टच इन आवर स्किन जिन्हें हम टेक्टाइल रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, यहाँ डेंड्राइट से मैसेज रिसीव करके, क्योंकि ये नर्व सेल्स हमारे बॉडी पार्ट्स में है, मैसेज रिसीव किया, उसके बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शन सेटअप होती है जिससे केमिकल इंफॉर्मेशन एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल डेंड्राइट से सेल बॉडी में एंटर करेगा, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से नर्व एंडिंग्स तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज होता है जिससे ये केमिकल इंफॉर्मेशन पास करता है टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो इस गैप को जहां पे इंफॉर्मेशन जंप करेगी इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। ये केमिकल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को एक्साइट करते हैं एंड इलेक्ट्रिक इंपल्स इज ट्रांसफर्ड इन दिस वे फ्रॉम ऑल द रिसेप्टर सेल्स ऑल ओवर द बॉडी, फ्रॉम द न्यूरॉन्स टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो हमने देखा सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो मैसेजेस कलेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास भेजते हैं। तो ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट है वो सारे सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करता है, वो दूसरे रिसेप्टर से आए हुए इनपुट के साथ उनको इंटीग्रेट करता है, मिलाता है, स्टोर्ड मेमोरी से सोचता है और इंटरप्रेट करने के बाद एक एक्शन निर्धारित करता है। कुछ एनिमल्स में ये कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स नहीं होता और ना ही उनमें सोचने के लिए ब्रेन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनमें ट्रू थॉट प्रोसेस नहीं है और वो एनिमल्स भी जिनमें कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क तो है लेकिन उनको किसी स्टिमुलस के लिए क्विक रिस्पॉन्ड करना है, तो वहां पे हमारी डेवलप हुई है रिफ्लेक्स आर्क्स। रिफ्लेक्स आर्क्स आर immediate respond to a stimuli by the spinal cord.
यहाँ पे रिसेप्टर ने स्टिमुलस रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दिया टू द स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू रिले न्यूरॉन सेंड द मैसेज बैक थ्रू मोटर न्यूरॉन टू द मसल टू रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ने ही रिले न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेज दिया मसल्स को टू रिस्पॉन्ड। मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में भी जाता है, ब्रेन अपना दूसरे रिसेप्टर से आए मैसेजेस के साथ और मेमोरी के साथ उसको इंटीग्रेट करके सोच के रिस्पॉन्ड करता है, तो इट टेक्स टाइम। लेकिन जो रिफ्लेक्स आर्क से रिस्पॉन्सेस है वो क्विक है, इमीडिएट है, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। जैसे कि हम स्नीजिंग करते हैं या watering of salivation in a mouth after seeing some sweet dish, तो ये सब जो एक्शंस होते हैं they do not require thinking process, इन्हीं को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और ये जो पाथ है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास आती है दैट इज सेंट टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन में। स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्ड कर रही थी थ्रू रिले न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। Even that message is sent to the brain because brain is the thinking organ of the body. Brain and spinal cord together forms the central nervous system. ब्रेन से निकलने वाली cranial nerves और स्पाइन से निकलने वाली spinal nerves connect the muscles and other parts of the body, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो भी मैसेज देना है इट कम्युनिकेट्स with the body through peripheral nervous system. ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसे देखते हैं हमारे फ्रंटल लोब में, आईज के ऊपर वाला पोर्शन सारा, सेरिब्रम, ये सारा पोर्शन जो है हमारा फोर ब्रेन है। मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच का एरिया है। हाइंड ब्रेन पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ये वाला पोर्शन है, एंड ब्रेन का एक्सटेंशन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्ट्रक्चर के बाद देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्रेन। Forebrain, which is the major part of the brain, is the main thinking part of the brain. Forebrain हमारी eyes और ears के ऊपर है, तो it has centers for hearing, sight, smell. यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आती है, ब्रेन उसको दूसरे रिसेप्टर्स में आई हुई इंफॉर्मेशन एंड जो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है ब्रेन में, उसके साथ इंटरप्रेट करता है। एनालाइज करने के बाद ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है बाय सेंडिंग अ मैसेज थ्रू मोटर न्यूरॉन। हमें जो फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है आफ्टर ईटिंग या हंगर की जो फीलिंग है, उसके लिए फोर ब्रेन में सेपरेट सेंटर्स हैं। मिड ब्रेन जो एक स्मॉल पोर्शन है ब्रेन का, वो एनालाइज करता है फोर ब्रेन से आए विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को, मसल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, और बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि सलाइवेशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज ऑफ प्यूपिल एंड ब्लड प्रेशर, हाइंड ब्रेन के साथ मिलके कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन वो एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में है, उनके प्रिसीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रिसीशन का मतलब जैसे मैं हाथ में पेन पकड़ के लिख रही हूँ या चल रही हूँ या बैठ के अपने पोस्चर को मेंटेन करना और बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइंड ब्रेन की है। अब इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यूज का प्रोटेक्शन कैसे होता है? ब्रेन इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, ये मसल्स का बना हुआ है। इसके बाहर एक बोनी केस होता है जिसे हम स्कल कहते हैं। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ब्रेन का एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बाहर भी एक बोनी कॉलम होता है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। सो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द
स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड फील्ड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी से मिले हुए सभी मैसेजेस को एनालाइज करके बॉडी पार्ट्स को मैसेजेस कर भेजता है और कोऑर्डिनेट करता है सभी बॉडी पार्ट्स को, इसी तरीके से एक और सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, जो लाइफ प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं। ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स जो ब्लड के थ्रू रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। इनका लेवल बहुत ही प्रिसाइज होता है। इसका मतलब अगर ये कम या ज्यादा है तो बॉडी में एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन जरूरी है, इसलिए हमें अपनी डाइट में आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को, विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। इस हार्मोन की डेफिशिएंसी से हमें डिजीज हो जाएगी विच इज कॉल्ड गॉइटर, जिसका सिम्टम होता है स्वोलन नेक। दूसरा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स के लेवल को कंट्रोल करता है। ये खुद ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है विच रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हार्मोन की डेफिशिएंसी से हमें डिजीज हो जा सकती है, जिसमें हमारे बॉडी का साइज नॉर्मल साइज से छोटा रह जाएगा, और इस डिजीज को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। इसी हार्मोन का एक्सेस में होने से डिजीज हो जाएगी जाइजेंटिज्म, व्हेन द बॉडी साइज इज मोर देन द नॉर्मल साइज। मेल्स में टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। बॉयज में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जो फिजिकल चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। सिमिलरली इन फीमेल्स ओवरी प्रोड्यूसेस हार्मोन एस्ट्रोजन, और ये फीमेल्स में एडोलेसेंट चेंजेस प्रोड्यूस करता है एट द एज ऑफ मेनार्की। पेनक्रियास एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है इंसुलिन, जो शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये हार्मोन की डेफिशिएंसी से डिजीज आती है डायबिटीज, जिससे हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, और उसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। अब ये सभी हार्मोन्स के लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अगर कोई भी हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो पिट्यूटरी के पास मैसेज आता है, and pituitary send back the message to stop the production. तो इस तरीके का फीडबैक कंट्रोल हमारी बॉडी में चलता है, so that the body and the life processes are maintained and coordinated with each other. जैसे हमने देखा एनिमल्स में एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स प्रोड्यूस करके बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, और नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी पार्ट से मैसेजेस रिसीव करके उन्हें मैसेज करता है टू रिस्पॉन्ड बाय शोइंग एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। इसी तरीके से प्लांट्स में भी ग्रोथ रिलेटेड एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होते हैं। देखते हैं सबसे पहले मूवमेंट इन प्लांट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट्स, और ये कुछ पौधों में देखे जा सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है टच मी नॉट प्लांट, जिसे हम हिंदी में छुई मुई कहते हैं। ये फैमिली मिमोसा को बिलोंग करता है। आश्चर्य की बात यह है कि जहां पे हम पौधे को छूते हैं, मूवमेंट उससे दूर देखी जाती है। इस मूवमेंट के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्लांट के पास नहीं है। ये कम्युनिकेट करता है मैसेज को थ्रू इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल्स। जब हम लीफ को टच करते हैं
तो वो बेंड होती है ड्यू टू प्रेशर ऑन द सेल, जिसकी वजह से सेल वाटर को पुश करता है, जिससे उसका टर्गर प्रेशर का लॉस होता है और एक श्रिंकिंग स्वेलिंग रिस्पॉन्स लीफ में डेवलप होता है, जिसकी वजह से लीफ बेंड होती है। दूसरी तरह के मूवमेंट्स प्लांट्स में होते हैं ड्यू टू ग्रोथ। इन मूवमेंट्स को हम ट्रॉपिक या डायरेक्शनल मूवमेंट्स कहते हैं। इसमें प्लांट स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से दूर जाने की कोशिश करता है। ये रिस्पॉन्सेस स्लो होते हैं, तो ट्रॉपिक और डायरेक्शनल मूवमेंट्स आर स्लो। फास्ट रिस्पॉन्सेस वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से हो सकते हैं, बट उनकी लिमिटेशंस क्या है कि प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है, और जो सारे सेल्स हैं एनिमल्स में भी वो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं। और जब सेल के पास एक मैसेज आता है तो इट नीड सम टाइम टू क्रिएट एंड ट्रांसमिट दैट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो इन्हीं लिमिटेशंस के कारण most multicellular organisms use another means of communication between cells, और इस कम्युनिकेशन का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन बाय केमिकल्स और हार्मोन्स। इसमें होता है जब कोई सेल को स्टिमुलेट किया जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ केमिकल, वो सेल के चारों तरफ फैल जाता है, दूसरे आसपास के सेल्स उसको डिटेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे ट्रांसमिट करते हैं टू द नेबरिंग सेल्स। ऐसी कम्युनिकेशन स्टेडी और परसिस्टेंट है। देखते हैं कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स विच आर कोऑर्डिनेटेड विद केमिकल्स और हार्मोन्स। यहाँ पे एक टेंड्रिल बना है। टेंड्रिल इज अ सॉफ्ट स्टेम which helps the plant to climb on a support. जो पोर्शन टेंड्रिल का सपोर्ट के साथ होता है वो कम ग्रो करता है, और जो पोर्शन अवे है वो ज्यादा ग्रो करता है। और इस अनइक्वल ग्रोथ की वजह से टेंड्रिल कर्ल हो जाता है अराउंड अ सपोर्ट। इट इज अ स्लो रिस्पॉन्स। Similarly, movement of plant towards light is phototropism. शूट जो लाइट की तरफ ग्रो करती है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, और रूट जो लाइट से अवे जाती है दैट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज जियोट्रोपिज्म। हम देखते हैं रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, तो दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, एंड शूट ऊपर की तरफ ग्रो करती है अवे फ्रॉम ग्रेविटी, that is negative geotropism. Similarly, movement of plants toward water is hydrotropism, and movement of plants toward a chemical is chemotropism. फ्लावर के ऊपर जब pollen grains गिरते हैं वो अपनी pollen ट्यूब ओव्यूल की तरफ ही क्यों बनाते हैं? Because of attraction by the ovule because of a chemical. हमने देखा एनिमल हार्मोन्स एनिमल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, ऐसे ही प्लांट हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन लो कंसेंट्रेशन इन प्लांट्स। वन ऑफ सच हार्मोन इज ऑक्सिन। ये प्लांट हार्मोन प्लांट की शूट टिप में प्रेजेंट होता है और वहां पे सेल को लंबा करता है जब प्लांट्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं। जब लाइट पौधे के ऊपर फॉल करती है एक साइड से तो ऑक्सिन दूसरी तरफ मूव कर जाता है और यहाँ पे सेल डिविजन इंक्रीज हो जाता है। लाइट की तरफ सेल डिविजन कम और ऑक्सिन की वजह से लाइट से अवे सेल डिविजन ज्यादा। इस अनइक्वल डिविजन की वजह से अनइक्वल ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है, जिससे स्टेम बेंड हो जाती है टुवर्ड्स लाइट। सेकेंड हार्मोन इज जिबरेलिन्स which helps in growth of stem. थर्ड हार्मोन साइटोकाइनिन, जैसे कि नाम से पता चला साइटो मीन्स सेल,
काइनिन वर्ड काइनेसिस से आया जिसका मतलब है डिविजन, सो इट हेल्प्स इन सेल डिविजन। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करता है और उसे कम करता है, जिसके कारण लीव्स ड्राई होके फॉल करती हैं, तो प्लांट के पार्ट्स विदर करते हैं। आई होप इस वीडियो को देख के आपको चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा चैप्टर को पूरा समझने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस फॉर क्लास 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।